नमस्कार दोस्तों, टेक्सैवी में आपका स्वागत है। हमारे पहले एपिसोड में हमने जाना कि कैसे एक क्रिप्टोग्राफिक करेंसी में यानी कि कैसे एक वर्चुअल करेंसी में हम पैसे एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं। हमने ये भी देखा कि कैसे आप अपनी प्राइवेट कीज़ के द्वारा अपनी ओनरशिप यानी अपनी मलकियत को साबित करते हैं। और हमने ये भी देखा कि ये जो सारी ट्रांजेक्शन्स हैं वो एक लेज़र में रिकॉर्डेड रहती हैं और वो लेज़र नेटवर्क में जितने भी नोड होते हैं उन सभी को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है रियल टाइम में। अब आती है इससे आगे की स्टोरी, जिसमें हम देखेंगे कि इस लेज़र को कैसे ब्लॉक्स में कन्वर्ट किया जाता है और फिर उनकी चेन बनाई जाती है, जिसको हम बोलते हैं ब्लॉकचेन। दोस्तों, ब्लॉकचेन एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है क्रिप्टोकरेंसी का। किसी भी क्रिप्टोग्राफिक करेंसी की विश्वसनीयता को बरकरार रखने के लिए ब्लॉकचेन जैसा टूल बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होता है। अगर एक क्रिप्टोग्राफिक करेंसी को एक ह्यूमन बॉडी के जैसे मान लिया जाए तो ब्लॉकचेन उसके दिल के जैसा है जो उसको जिंदगी देता है। तो आखिर ये ब्लॉकचेन होता क्या है और ये कैसे एक क्रिप्टोग्राफिक करेंसी को क्रेडिबिलिटी देता है, आइए देखते हैं। मगर इससे पहले अगर आपने टेक्सैवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को पॉज करके आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। क्रिप्टोग्राफिक करेंसी में कुछ एक ट्रांजैक्शन के बाद, जो कि लगभग 2-2.5 हज़ार ट्रांजैक्शंस होती हैं, उसके बाद उन ट्रांजैक्शन को फ्रीज करके एक ब्लॉक में कन्वर्ट कर दिया जाता है। क्रिप्टोग्राफिक करेंसी में नोड पे जितने भी कंप्यूटर होते हैं उनमें से कोई भी कंप्यूटर ये काम कर सकता है, बशर्ते कि वो साबित करे कि उसने ये करने के लिए एक वाकई में मेहनत की है। इसको बोलते हैं प्रूफ ऑफ वर्क कॉन्सेप्ट। तो इसको कैसे कोई साबित कर सकता है कि उसने ये मेहनत की है? दोस्तों, ये साबित करने के लिए हमें ज़रूरत पड़ती है क्रिप्टोग्राफिक हैश फंक्शंस की। ये क्रिप्टोग्राफिक हैश फंक्शन ही हैं कि जो ब्लॉकचेन में स्पैमिंग को और फ्रॉड को रोकते हैं। हालांकि ब्लॉक को कोई भी बना सकता है, लेकिन ब्लॉकचेन में ये प्रोविज़न है कि कोई भी ब्लॉक बनाने के लिए एक मिनिमम लेवल ऑफ डिफ़िकल्टी है वो फेस की जाए, यानी कि उसको बनाने के लिए एक निर्धारित जो मेहनत है वो की जाए और उसको ऐसे अरेंज किया जाता है ताकि एक ब्लॉक को बनाने में कम से कम 10 मिनट का समय लगे। दोस्तों, जब भी कोई एक नया ब्लॉक बनता है तो उसको बनाने वाले को एक रिवार्ड दिया जाता है। ये बहुत काफ़ी मोटी रकम होती है। तो इसका मिसयूज़ लोग ना करने लगें और सब लोग सिर्फ पैसे के लिए ही ऐसे उल जलूल ब्लॉक्स ना बनाने शुरू कर दें या इसको स्पैम ना करने लगें, इसमें फ्रॉड ना किया जाए। इसको रोकने के लिए एक टेक्निक का इस्तेमाल होता है। इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए एक क्रिप्टोग्राफिक हैश फंक्शन होता है जो किसी भी साइज़ के डाटा को लेके एक निर्धारित साइज़ के डाटा में तब्दील कर देता है। इसकी दूसरी खासियत ये होती है कि अगर हमारा जो इनपुट डाटा है उसमें ज़रा सा भी चेंज आ जाए तो उसका जो हैश है वो बिल्कुल ही बदल जाता है। यानी कि आप पहचान नहीं पाएंगे हैश को देख के कि जो ओरिजिनल डाटा है वो इतना मिलता जुलता है। तो कोई भी ट्रांजैक्शंस अगर हम लें या कोई भी ऐसा एक बड़ा चंक लें डाटा का, तो उसका एक क्रिप्टोग्राफिक हैश फंक्शन होगा। क्रिप्टोग्राफिक हैश फंक्शन उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक होती हैं। ये वन वे होता है, यानी कि अगर आपके पास डाटा हो तो आप उसका क्रिप्टोग्राफिक हैश निकाल सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास हैश हो तो उससे जो ओरिजिनल डाटा है वो निकालना बहुत ही मुश्किल है। पहले कुछ हैश फंक्शन थे जिसमें हम निकाल सकते थे, ऑनलाइन भी आपको कुछ टूल मिल जाएंगे, उनमें हम वापस कर सकते हैं। लेकिन जो SHA-256 क्रिप्टोग्राफिक हैश फंक्शन है ये बहुत ही डिफ़िकल्ट है, और अगर आप आज की डेट में बढ़िया से बढ़िया बेहतरीन से बेहतरीन कंप्यूटर हार्डवेयर भी लें तो आपको करने के लिए हज़ारों साल लग जाएंगे। तो ये क्रिप्टोग्राफिक हैश फंक्शन का एक इम्पोर्टेंट पैरामीटर है कि मेन डाटा से आप हैश बना सकते हैं, मगर हैश से आप मेन डाटा नहीं बना सकते। आप ज़रा सी देर में देखेंगे कि इसका इम्पोर्टेंस क्या है। दूसरे क्रिप्टोग्राफिक हैश फंक्शन की मेन इम्पोर्टेंट पार्ट ये होता है कि दो अलग अलग डाटा का जो हैश है वो कभी भी सेम नहीं होना चाहिए। हालांकि इसको इम्पॉसिबल नहीं कहा जा सकता, मगर इसकी जो कोलिजन रेशो है, यानी कि इसकी जो संभावना है कि दो हैश हैं वो एक जैसे होंगे, ये बहुत ही कम होनी चाहिए। ये एक रिक्वायरमेंट होती है इसकी। तीसरी इसकी रिक्वायरमेंट होती है कि किन दो डाटा का क्रिप्टोग्राफिक हैश सेम होगा, किसी के पास भी इसको पता करने की काबिलियत नहीं होनी चाहिए। तो ये जो तीन इम्पोर्टेंट पैरामीटर्स हैं ये हमारे यूज़ होते हैं ब्लॉकचेन में।
तो ब्लॉकचेन में हम अपनी जो ट्रांजैक्शंस होती हैं लगभग 2 से 2,500 उन ट्रांजैक्शंस को लेते हैं और उनका एक हैश निकालते हैं। इसमें ज़्यादा समय नहीं लगता है एक्चुअली देखा जाए तो, लेकिन ये जो हैश क्या आता है इसको भी डिफ़ाइन किया जाता है। एक एग्जांपल के लिए कोई भी ब्लॉक तभी प्रूवन माना जाएगा कि आपने उसमें मेहनत की है कि जब उसका जो हैश है उसमें ऊपर की जो रो है उसमें सारे ज़ीरो हों। अब आप ये बोलेंगे कि अगर एक कोई डेटा है उसका एक कोई हैश फंक्शन है तो हम डिसाइड नहीं कर सकते कि उसका हैश क्या आएगा, ये तो डाटा के ऊपर डिपेंड करता है। एंड ये बिल्कुल सही बात है। इसके लिए हम अपने डाटा के साथ यानी कि जो ट्रांजैक्शंस हैं उनके साथ एक और नंबर उसमें ऐड करते हैं जिसको बोला जाता है नॉन्स। वो नंबर ऐड करके हैश निकाला जाता है और देखा जाता है कि वो हमारी हैश की जो कठिनाई है उसको पूरी करता है या नहीं, यानी कि उसमें पहली रो में सारी की सारी जीरो हैं या नहीं है। अगर नहीं करता है तो नॉन्स को चेंज किया जाता है, दूसरा नंबर लाया जाता है, फिर हैश निकाला जाता है। नहीं करता, तीसरा नंबर डाला जाता है, हैश निकाला जाता है। और ये तब तक किया जाता है कि जब तक हैश है वो हमारी ज़रूरत या हमारी जो रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक ना हो जाए। और जब ऐसा होता है तो ये माना जाता है कि आपने वाकई मेहनत की है इसको निकालने के लिए। तो आप उस ब्लॉक को फिर दूसरे लोगों को सबमिट कर देते हैं और क्लेम करते हैं कि आपने ये ब्लॉक बना लिया है। दूसरे उसको चेक करते हैं आपके हैश को और आपके नोड्स को, और अगर वो सब कुछ सही पाया जाता है तो उसको ब्लॉकचेन में ऐड कर लिया जाता है और इनाम के रूप में आपको मिलता है कुछ बिटकॉइंस। इसी को ही क्रिप्टो करेंसी में माइनिंग कहा जाता है। जो करंट दर है बिटकॉइंस मिलने की वो लगभग 6 बिटकॉइन है। 6 बिटकॉइन बहुत बड़ी रकम है क्योंकि एक बिटकॉइन की वैल्यू आज की डेट में लगभग 25 लाख रुपए है। तो ये एक बहुत बड़ा पैसा कमाने का तरीका है। इसके साथ साथ ट्रांजैक्शंस में आपको कुछ ट्रांजैक्शन फ़ी भी मिलती है। ये जानने के बाद कि इसमें कितने सारे बिटकॉइंस मिलते हैं, बहुत सारे लोग इसमें आने के लिए इंटरेस्टेड होंगे। लेकिन ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हमारे जैसे जैसे हमारे हार्डवेयर ने तरक्की की है वैसे वैसे इसको बनाने की जो कठिनाई है उसको भी बढ़ा दिया जाता है। यानी कि ये मान लीजिए कि पहले अगर ब्लॉक बनाने वाले जो लोग हैं, हार्डवेयर वाले जो 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 नोड्स हैं, अगर वो कम हैं तो डिफ़िकल्टी को कम कर दिया जाए। जैसे कि पहले 4 जीरो आ जाएं तो वो ब्लॉक सही माना जाएगा। बहुत सारे केसेस होंगे जिसमें पहले 4 जीरो आ जाएं, लेकिन जैसे ही अगर ज़्यादा लोग आते हैं ये सब ब्लॉक बनाने के लिए रेडी तो इस डिफ़िकल्टी को बढ़ा दिया जाता है। यानी कि ये माना जाए कि पहले 50 जो डिजिट हैं वो जीरो आ जाएं, और ये बहुत बहुत डिफ़िकल्ट, बहुत ही मुश्किल काम होगा ऐसा करना। तो इस कठिनाई को कम या ज़्यादा किया जाता है ताकि कोई भी आदमी अपने कंप्यूटर हार्डवेयर या सर्वर को लेके मतलब 100% श्योर नहीं हो सकता कि ये ब्लॉक बनाना उसी को मिलेगा या नहीं। तो एक्चुअल में देखा जाए तो ये सिर्फ एक लॉटरी के जैसे काम करता है कि आपको एक नंबर डालना है और उसका हैश निकालना है। वो हैश आएगा या नहीं ये मशीन पे डिपेंड नहीं करता, ये डिपेंड करता है कि आपकी किस्मत में क्या है। आप एक छोटा सा कंप्यूटर लेके भी कुछ ट्राई में वो हैश निकाल सकते हैं और बिटकॉइन जीत सकते हैं, जबकि आप एक सर्वर लेके आप लगातार लगे रहें तब भी आपको सफलता हासिल नहीं होती है। करंट दर ये मेंटेन की जाती है कि लगभग 10 मिनट में एक ब्लॉक बनाया जाए और कठिनाई को कम या ज़्यादा उसी के मुताबिक सेट किया जाता है या एडजस्ट किया जाता है। ये सब सॉफ्टवेयर अपने आप करता है, इसमें किसी भी आदमी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का कोई लेना देना नहीं है। तो ये जो क्रिप्टोग्राफिक हैश फंक्शन है ये कैसे काम करता है कि जैसे अगर हम कोई डाटा लें तो उसकी आउटपुट आती है। इसको समझने के लिए एक अच्छा उदाहरण ये है कि आपने न्यूमरोलॉजी में देखा होगा कि कोई भी नंबर होता है उसको हम उसके जो सारे डिजिट हैं उसको आपस में ऐड करके फाइनली कुछ भी जो सम आता है फिर उसके डिजिट आपस में ऐड करते हैं, फिर उसका जो टोटल आता है उसके डिजिट आपस में ऐड करते हैं और फाइनली जो हमारे पास डिजिट बचता है वो हम न्यूमरोलॉजी में इस्तेमाल में लाते हैं।
हैश फंक्शन कुछ ऐसा ही है, एग्जैक्टली सेम नहीं बट ऐसा ही मानिए कि डाटा को लेके उस डाटा को उस पर प्रोसेसिंग करता है ताकि बाद में हमारे पास एक फिक्स्ड लेंथ का जो डेटा है वो रहे, और यही सुनिश्चित करता है कि जो आपका डेटा है यानी कि आपकी जो ट्रांजैक्शंस हैं वो सुरक्षित रहें। क्योंकि अगर डेटा में कुछ भी चेंज होता है तो उसका हैश चेंज हो जाता है, बदल जाता है। और हैशिंग की इसी खूबी को यूज़ किया जाता है ब्लॉकचेन में, जिसमें कि एक ब्लॉक बना के उसका जो हैश आता है उसके हैश को अगले ब्लॉक में शामिल किया जाता है, और फिर उसका जो हैश आता है उसके ब्लॉक को उससे अगले वाले ब्लॉक में शामिल किया जाता है। इससे फ़ायदा ये होता है कि अगर कोई कभी भी कोई ब्लॉक कंप्रोमाइज़ होता है या उसमें कुछ भी चेंज किया जाता है तो ना सिर्फ उसका हैश बदल जाएगा बल्कि उसके बाद आने वाले सारे के सारे जो ब्लॉक्स हैं उनके हैश बदल जाएंगे और वो सारे के सारे ब्लॉक इनवैलिड हो जाएंगे, क्योंकि वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है ब्लॉकचेन की। तो दोस्तों, क्रिप्टो करेंसी के इस एपिसोड में हमने देखा कि कैसे एक ब्लॉक को बनाने के लिए प्रूफ ऑफ वर्क जो रिक्वायरमेंट है उसको साबित करना पड़ता है, और उसको साबित करने के लिए हमें एक ख़ास टाइप का एक हैश है उसको निकालना पड़ता है, और वो हैश आने पे ही जो ब्लॉक है उसको ब्लॉकचेन में शामिल किया जाता है। हमने ये भी देखा कि ब्लॉक बन जाने के बाद रिवार्ड्स के तौर पे हमें कुछ बिटकॉइंस मिलते हैं। ये बिटकॉइन हैं जो पहले 50 बिटकॉइन मिलते थे, वो हर 4 साल में आधे हो जाते हैं। तो 50 से 12.5 हुए, और 12.5 से अभी जो करंट दर है वो 6.25 बिटकॉइन पर ब्लॉक है। ये टोटल मिलने वाले बिटकॉइंस की संख्या लगभग 2.1 करोड़ है, और ये माना जाता है कि साल 2140 में ये सारे के सारे बिटकॉइन ख़त्म हो जाएंगे। हमने ये भी देखा कि एक ब्लॉकचेन में कैसे सारे के सारे ब्लॉक एक दूसरे से जुड़े रहते हैं हैश के माध्यम से। एक ब्लॉक का हैश दूसरे में और दूसरे का तीसरे में। ये सुनिश्चित करता है कि ब्लॉकचेन में कहीं पे भी कोई भी बदलाव ना किया जाए, क्योंकि अगर किसी भी एक ब्लॉक में बदलाव किया जाएगा तो वो पूरी की पूरी उसके बाद की जो ब्लॉकचेन है वो इनवैलिड हो जाएगी। दोस्तों, आपको हमारा आज का वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें और शेयर करें। अगर आपके कोई सुझाव हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में आप दे सकते हैं। और जाने से पहले एक बार फिर अगर आपने इस टेक-सेवी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं नए एपिसोड में ऐसी ही जानकारी के साथ।